हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे क्लास 9th की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 हमारा चल रहा है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। इसमें आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 4 और आज हम पढ़ने वाले हैं द पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो भी हमारी बुक में दे रखा है वो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है हमारा जो इंडिया है उसको हम फिजिकली हम 6 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। 6 फिजिकल डिवीजन है। पहला हिमालयन माउंटेन जो मैं आपको कवर करा चुका हूँ, ये वाला जो एरिया हिमालयन माउंटेन है। इसके बाद हिमालयन माउंटेन के पैरेलल में बनते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स, ये भी मैं कवर करा चुका हूँ। फिर आता है पेनिनसुलर प्लेट्यू, तो ये बीच वाला जो हिस्सा है पूरा की पूरा, ये जो ऑरेंज पार्ट जो दिखा रखा है पूरा की पूरा क्या है, पेनिनसुलर प्लेट्यू। ठीक है, तो पेनिनसुला नाम क्यों दिया गया है ये चीज़ भी आप ध्यान रखना। पेनिनसुला आपको पता ही होगा क्या होगा। पेनिनसुला ज़मीन का ऐसा भाग होता है जो तीन तरफ, कितनी तरफ से, तीन तरफ से किससे घिरा हो, पानी से घिरा हो, उसको हम क्या बोलते हैं, पेनिनसुला बोलते हैं। ठीक है, तो पेनिनसुलर प्लेट्यू इसी के बारे में आज हम जानने वाले हैं। और फोर्थ फिजिकल डिवीजन है आपका डेजर्ट, इंडियन डेजर्ट जिसको थार डेजर्ट बोलते हैं, फिर कोस्टल प्लेन्स और दी आइलैंड ग्रुप्स। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे आज हम डेक्कन प्लेट्यू और इन सब पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में जानेंगे। तो ध्यान देना, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से ये जो पोर्शन है पूरा, ये क्या है अपना डेक्कन, अपना पेनिनसुलर प्लेट्यू है। पेनिनसुलर प्लेट्यू ध्यान देना, पेनिनसुला नाम क्यों लगा हुआ है, क्योंकि देखो आप इधर क्या है, अरेबियन सी है, इधर बे ऑफ बंगाल और नीचे इंडियन ओशन है। तो ये क्या हो गया, ज़मीन का ऐसा लैंड मास है जो तीन तरफ किससे घिरा हुआ है, पानी से घिरा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर और क्लियरली आप देख सकते हो। यहाँ पर कुछ चीज़ों का आपको याद करना है। इस वाले अगर एरिया को अगर आप देखो तो ये बार बार आएंगी, मैं बता देता हूँ आपको। अच्छा देखो यहाँ पे, यहाँ से देखते हैं अब इसको सारी चीज़ों को। अगर आप वेस्टर्न साइड को देखोगे तो यहाँ पर ये लाइन सी दिखाई दे रही है, ये है वेस्टर्न घाट। घाट मतलब ऐसे समझ लो यहाँ पे जो कुछ माउंटेन टाइप के या मतलब हिल्स पाई जाती हैं, पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, तो वो क्या है, यहाँ पे माउंटेन्स हैं कुछ, उनको हम क्या बोलते हैं, वेस्टर्न घाट। इधर पर जो हैं इनको बोलते हैं ईस्टर्न घाट। और यहाँ पर एक रिवर है जिसका नाम है नर्मदा रिवर। कौन सी रिवर है, नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर के ऊपर है विंध्याचल माउंटेन और नीचे है सतपुड़ा माउंटेन। तो नर्मदा रिवर जो है ये डिवाइड करती है पेनिनसुलर प्लेट्यू को दो भागों में। नर्मदा रिवर के ऊपर वाला जो प्लेट्यू है उसको हम बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स, और नीचे वाला जो प्लेट्यू है उसको हम बोलते हैं डेक्कन प्लेट्यू। तो एक चीज़ यहाँ पे आपको क्लियर ध्यान रखनी है कि नर्मदा रिवर, ये है नर्मदा रिवर। और नर्मदा रिवर ध्यान रखना, ये ऑरिजिनेट होकर कहाँ पर गिरती है, अरेबियन सी में जाकर ड्रेन होती है। नर्मदा रिवर के नॉर्थ में है विंध्याचल माउंटेन और साउथ में है आपका सतपुड़ा माउंटेन। और ये साउथ वाला जो पूरा हिस्सा ये आता है डेक्कन प्लेट्यू में, और ये ऊपर वाला जो हिस्सा ये किस में आता है, ये आता है सेंट्रल हाईलैंड्स में, मतलब है पेनिनसुलर प्लेट्यू का ही पार्ट। और ये जो है सेंट्रल हाईलैंड, ये यहाँ तक ऐसे मतलब, अच्छा जो पेनिनसुलर प्लेट्यू ऐसा नहीं है कि यहीं पर है, ये यहाँ पर भी फैला हुआ है। यहाँ पर आपको कुछ हिल्स मिलेंगी, गारो, खासी, जयंतिया, यहाँ पर भी इसका एक्सटेंशन है किसका, पेनिनसुलर प्लेट्यू का। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं, देखेंगे ये जो मेन चीज़ें मैंने बता दी है। यहाँ पर एक छोटा नागपुर प्लेट्यू है, यहाँ पे मालवा प्लेट्यू है, तो इनके भी नाम आएंगे तो ध्यान रखना। और राजस्थान में थार डेजर्ट में यहाँ पर एक, और थार डेजर्ट में नहीं मगर राजस्थान के बीचों बीच में एक माउंटेन सीरीज है जिसका नाम है अरावली माउंटेन। तो इनके नाम आएंगे तो आप बिल्कुल कन्फ्यूज मत होना। और यहाँ पर नीचे जहाँ पर ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट मिलते हैं वहाँ पर है नीलगिरी हिल्स। ठीक है, तो कुछ प्लेट्यू आप जानते ही हो। देखो प्लेट्यू क्या होता है, प्लेट्यू का सिंपल सा मतलब क्या है, जमीन से उठा हुआ भाग, एक टेबल लैंड। टेबल लैंड मतलब ये जमीन हो गई आपकी, और जमीन से थोड़ा उठा हुआ फ्लैट पार्ट जो होता है, ये फ्लैट पार्ट हो गया, उसको हम बोलते हैं टेबल लैंड। और ये टेबल लैंड क्या कहलाती है, प्लेट्यू कहलाती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जमीन से थोड़ा सा मतलब उठा हुआ जो भाग रहता है ज़मीन का, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्लेट्यू बोल सकते हैं। तो ज़मीन से कितना उठा हुआ हो, लगभग 300 से 600 मीटर के बीच में मतलब उठा हुआ हो, या फिर इससे थोड़ा सा ज़्यादा हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जो फ्लैट लैंड होती है, जो मैदानी पार्ट होता है, उसी को हम बोलते हैं प्लेट्यू। ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो प्लेट्यू की खासियत क्या है, ये ज़मीन से थोड़ा सा कैसा रहता है, अपलिफ्टेड पार्ट रहता है, फ्लैट पार्ट रहता है, उसी को हम बोलते हैं प्लेट्यू। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान रखना, ये जो हमारा ये पेनिनसुलर प्लेट्यू है, ये है हमारी गोंडवाना
लैंड थी उसका पार्ट। मैंने आपको एक प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी बताई थी, अगर नहीं आपने देखी हो तो आप सर्च करके देख लेना, क्लास 7th में एक्सप्लेन कर रखी है मैंने, सर्च करना प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी बाय लकी सर, आपको मिल जाएगा। फिर भी मैं एक आइडिया दे देता हूँ। शुरुआत में आपको पता है पहले मतलब एक ज़मीन का लार्ज लैंड मास था जिसको हम पेंजिया बोलते थे। इसके चारों तरफ क्या था, पानी पानी था जिसको पैंथालासा बोलते थे। फिर इस पेंजिया में क्या होता है, ब्रेकअप होता है, पेंजिया 2 भागों में टूट जाता है। कौन कौन से 2 भागों में टूट जाता है, ऊपर वाले पार्ट्स को बोलते हैं लॉरेशिया और नीचे वाले पार्ट्स को क्या बोलते हैं, गोंडवाना लैंड। ठीक है, तो ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है क्या, अपना पेनिनसुलर प्लेटू। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, याद रखनी है। ठीक है, तो ये देख सकते हो ये अपलिफ्टेड पार्ट जो है इसी को हम क्या बोलते हैं, प्लेट्यू बोलते हैं। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू क्या एक टेबल लैंड है, मैंने अभी बताया था, ये नॉर्मल जमीन हो गई, इससे थोड़ा उठा हुआ भाग, और इसको हम क्या बोलते हैं, टेबल लैंड बोलते हैं। तो ये उठा हुआ भाग है, टेबल लैंड है, जो किस किस से बना हुआ है, ओल्ड क्रिस्टलीन, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, इनसे बना हुआ है। मेटामॉर्फिक रॉक्स, इग्नियस रॉक्स और ओल्ड क्रिस्टलीन, ये क्रिस्टलीन रॉक्स है, इनसे ये बना हुआ है। ये हमारे इंडिया का लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन है। ध्यान देना, इंडिया का लार्जेस्ट और ओल्डेस्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन है, मतलब सबसे पुराना जो, मतलब अगर कोई पूछे सबसे पुराना फिजियोग्राफिक डिवीजन कौन सा है, तो आपको बताना है सबसे पुराना जो पार्ट है इंडिया में वो है पेनिनसुलर प्लेट्यू। और लार्जेस्ट अगर हम एरिया वाइज देखें, ध्यान देना, अगर मान लो इंडिया का एरिया टोटल कितना है, 100% एरिया है, तो उसमें से लगभग 28% पार्ट पर सिर्फ और सिर्फ क्या फैला हुआ है, पेनिनसुलर प्लेट्यू फैला हुआ है। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। ठीक है, 28% पार्ट, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, रॉक्स, ये आपको मैं बेसिक्स में आपको कई बार बता चुका हूँ। रॉक्स आपको पता है 3 प्रकार की होती हैं, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स। इग्नियस रॉक्स में बस खास बात ध्यान रखना, जब वोल्केनिक इरप्शन होता है उसके दौरान जो मैग्मा बाहर निकल के कूल हो जाता है, जो लावा बाहर निकल के आता है अर्थ की सरफेस पर, जब वो कूल हो जाता है तो वो क्या बनाता है, इग्नियस रॉक्स बनाता है। तो मेनली जो पेनिनसुलर प्लेट्यू ये भी किसका, इग्नियस रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स का ही पार्ट है। रॉक्स भी मैं करा चुका हूँ, अभी मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा। अगर आपको रॉक्स के बारे में भी जानना है तो क्लास 7th की ज्योग्राफी में आप सर्च कर सकते हो, टाइप्स ऑफ रॉक्स मिल जाएंगे आपको। ठीक है, पेनिनसुलर प्लेट्यू, तो इट वाज फॉर्म ड्यू टू ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ गोंडवाना लैंड। मैंने अभी बताया था कि जो पेंजिया जो था वो 2 भागों में ब्रेक हो गया था, ऊपर वाला लॉरेशिया और नीचे वाला गोंडवाना लैंड। तो गोंडवाना लैंड से एक पार्ट अलग होता है जिसको हम बोलते हैं इंडियन प्लेट, और ये इंडियन प्लेट जब यूरेशिया से टकराती है तब जाके हिमालय भी बनता है। और पेनिनसुलर प्लेट्यू तो सीधी सीधी बात है किसका पार्ट है, गोंडवाना लैंड का पार्ट है। तो ये हम कह सकते हैं ओल्डेस्ट लैंड मास है। कैसा लैंड मास है, ओल्डेस्ट लैंड मास है। ये ब्रॉड और सैलो वैली है और यहाँ पर राउंडेड हिल्स पाई जाती हैं। अच्छा, अब पेनिनसुलर प्लेट्यू को हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ऊपर वाला जो भाग है उसको हम बोल सकते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स, यहाँ पे ये नाम गलत है। ऊपर वाले भाग को हम क्या बोल सकते हैं, ऊपर वाले भाग को सेंट्रल हाईलैंड्स बोल सकते हैं, और नीचे वाले भाग को हम क्या बोल सकते हैं, डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है, और इनको बीच में अलग करने वाली जो रिवर मैंने बताई थी उस रिवर का नाम क्या है, उस रिवर का नाम है नर्मदा रिवर। ध्यान देना, नर्मदा रिवर जो है पेनिनसुलर प्लेट्यू को 2 पार्ट्स में क्या करती है, डिवाइड करती है। नर्मदा के नॉर्थ वाला जो हिस्सा है उसको हम बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स, क्या बोलेंगे, और नर्मदा के साउथ वाले को क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे डेक्कन प्लेट्यू। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरा पार्ट आप कवर करो, देखो ढंग से। ये वाला हो गया डेक्कन प्लेट्यू, ये ऊपर वाला पार्ट हो गया सेंट्रल हाईलैंड्स, और यहाँ पर ये वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट। ठीक है, तो ये इसमें मिस्टेक है, इसको सही कर लेना आप। ठीक है, ऊपर वाला जो पार्ट है उसको हम क्या बोलेंगे, सेंट्रल हाईलैंड्स, और नीचे वाले को डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है, ये बार बार मैं बताऊंगा नहीं इसको, ये मिस्टेक है इसमें। तो सेंट्रल हाईलैंड्स की बात करते हैं तो ध्यान देना, ये पेनिनसुलर प्लेट्यू का वो हिस्सा है जो नर्मदा रिवर के नॉर्थ में। तो एक चीज़ क्लियर सी आप ध्यान रखना, मैंने अभी जस्ट बता दिया, पेनिनसुलर प्लेट्यू को जो डिवाइड करने वाली जो रिवर है वो है नर्मदा रिवर। तो नर्मदा रिवर के ऊपर वाला हिस्सा कौन सा है, ऊपर वाला सेंट्रल हाईलैंड्स है, और ये कवर करता है मालवा प्लेट्यू को भी कवर करता है। ठीक है, तो ध्यान देना, मालवा प्लेट्यू भी किसके अंडर में आता है, सेंट्रल हाईलैंड्स के अंदर में ही आता है। तो मालवा प्लेट्यू कहाँ है, यहाँ पर आपका ये हो गया मालवा प्लेट्यू। ठीक है, इधर छोटा नागपुर प्लेट्यू, तो इनका भी ध्यान रखना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक रिवर निकल के आ रही है नर्मदा, नर्मदा के नीचे सतपुरा माउंटेन, ऊपर है विंध्याचल माउंटेन। तो यहाँ से ऊपर वाला जो हिस्सा है ये क्या है, सेंट्रल हाईलैंड्स है, और यहाँ पर आपको पता है कौन सा प्लेट्यू है, मालवा का प्लेट्यू। ठीक है,
और विंध्याचल रेंज, अब विंध्याचल मैंने अभी जस्ट बताई थी, सतपुड़ा और माउंटेन के बीच में कि सतपुड़ा और ये रही ना, नीचे सतपुड़ा है और ऊपर ऊपर क्या है, विंध्याचल। तो विंध्याचल रेंज कहाँ पर है, किस में आ रही है, ये भी इसी में आ रही है, किस में आ रही है, अपने सेंट्रल हाईलैंड्स में आ रही है। ठीक है, तो विंध्याचल रेंज जो है इसके साउथ में क्या है, सतपुड़ा माउंटेन है। और विंध्याचल के अगर ऐसे जाओगे नॉर्थ वेस्ट में, तो नॉर्थ वेस्ट में आपको क्या मिलेगा, नॉर्थ वेस्ट में मिलेगा आपको अरावली। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मान लो क्या है, ये है विंध्याचल रेंज, तो इसके साउथ में आप देखोगे सतपुड़ा, और यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में क्या मिलेगा आपको, नॉर्थ ईस्ट में मिल जाएगा अरावली माउंटेन। और अरावली माउंटेन ध्यान देना राजस्थान के बीचों बीच में से जा रही है। जैसे मान लो ये राजस्थान हो गया, तो राजस्थान के बीचों बीच में से जो माउंटेन जा रहा है वो क्या है, अरावली माउंटेन है। ठीक है, और फर्दर वेस्टवर्ड, और भी अगर ऊपर की तरफ जाओ, वेस्ट की तरफ जाओ, तो आपको क्या मिलेगा, विंध्याचल माउंटेन के और वेस्ट की तरफ जाओगे तो आपको मिलेगा थार डेजर्ट। ठीक है, रॉकी एंड सैंडी डेजर्ट मिलेगा, थार डेजर्ट मिलेगा। द फ्लो ऑफ रिवर्स ड्रेनिंग दिस रीजन नेमली चंबल, सिंध, बेतवा, केन। ध्यान देना, यहाँ से जो रिवर्स फ्लो करती हैं, यहाँ से जो रिवर्स फ्लो करती हैं सेंट्रल हाईलैंड से, उनका नाम क्या क्या है, चंबल रिवर, एक तो चंबल है, काली सिंध, बेतवा, केन, ये 4-5 रिवर्स यहाँ से निकलती हैं। ध्यान देना, ये रिवर्स जो हैं गंगा रिवर में जाके मिल जाती हैं। कौन कौन सी, चंबल, बेतवा, केन, ये देख सकते हो, ये जा रही केन जा रही है यहाँ पे, बेतवा, ये चंबल, और ये कहाँ पर मिल जाती हैं, ये मिल जाती हैं आपकी गंगा में मिल जाती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। सेंट्रल हाईलैंड्स का जो स्लोप है, स्लोप मतलब ढलान, वो किधर की तरफ है, ये ढलान है इधर की तरफ, मतलब साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ क्या है, ढलान है। किसका ढलान है, सेंट्रल हाईलैंड्स का। इसीलिए जो रिवर्स हैं चंबल, बेतवा, केन, ये किधर की तरफ चली जाती हैं, ये चली जाती हैं आपकी नॉर्थ ईस्ट की तरफ और गंगा में जाके मिल जाती हैं। सेंट्रल हाईलैंड्स आर वाइडर इन वेस्ट एंड नैरोअर इन ईस्ट। अगर इनकी चौड़ाई अगर देखें, मान लो ये सेंट्रल हाईलैंड्स हैं, तो वेस्ट की तरफ ज़्यादा चौड़े हैं और ईस्ट की तरफ कैसे हैं, ये कम चौड़े हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ऐसे मतलब ये ऊपर वाला सेंट्रल हाईलैंड्स हो गया, और यहाँ पर ये हो गया मालवा प्लेट्यू, ये हो गया बुंदेलखंड प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू, बघेलखंड प्लेट्यू, ये डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है, तो प्लेट्यूज के भी नाम रखना है। इधर मेघालय में शिलोंग प्लेट्यू, और बुंदेलखंड के नीचे एक प्लेट्यू है दंडकारण्य प्लेट्यू, तेलंगाना प्लेट्यू, कर्नाटका प्लेट्यू। ठीक है, तो इन प्लेट्यूज के भी अगर अलग से कोई नाम आए तो ध्यान रखना किस किस की पोजीशन कहाँ पर है। द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ दिस प्लेट्यू आर लोकली नोन एज बुंदेलखंड एंड बघेलखंड। अगर आप मान लो ये सेंट्रल हाईलैंड से अगर ईस्ट की तरफ जाओ, तो ईस्ट में आपको 2 प्लेट्यू मिलेंगे, एक तो बुंदेलखंड मिलेगा और बघेलखंड मिलेगा। तो ये इसी का पार्ट है, किसका, सेंट्रल हाईलैंड्स का। और बिल्कुल ईस्ट में जाओगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा छोटा नागपुर प्लेट्यू। क्या मिलेगा, छोटा नागपुर मिलेगा। ये मार्क करता है ईस्टवर्ड एक्सटेंशन, मतलब कितना ईस्ट की तरफ फैला हुआ। और यहीं से एक रिवर निकलती है, रिवर बहती है यहाँ पर दामोदर रिवर। कौन सी रिवर बहती है, दामोदर रिवर बहती है। ठीक है, अब हम देखेंगे डेक्कन प्लेट्यू के बारे में। तो डेक्कन प्लेट्यू, अब ध्यान देना, नर्मदा रिवर के नीचे वाला, नर्मदा रिवर के नीचे वाला जो हिस्सा है वो किस में आ जाएगा, डेक्कन प्लेट्यू। तो ये नर्मदा रिवर हो गई, और ये नीचे का जो प्लेट्यू है ये है डेक्कन प्लेट्यू। नर्मदा रिवर के ऊपर ये प्लेट्यू है, ये कौन सा है, ये है आपका सेंट्रल हाईलैंड्स। मतलब पार्ट किसका है, ये पेनिनसुलर प्लेट्यू का ही पार्ट है। तो पहली बात तो ध्यान रखना, जो डेक्कन प्लेट्यू है ये है ट्राइंगुलर शेप में। आप देखोगे तो इसकी शेप कैसी है, ट्राइंगल जैसी शेप बन रही है, ये ट्राइंगुलर शेप है, ओल्डेस्ट लैंड मास है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो शेप कैसी है, ट्राइंगुलर है। और नर्मदा रिवर के साउथ में, तो यहाँ पे बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर कौन सी आ रही है, नर्मदा रिवर आ रही है, जो सेंट्रल हाईलैंड्स और डेक्कन प्लेट्यू को क्या कर रही है, अलग कर रही है। सतपुरा रेंज फ्लैंक्स इट्स ब्रॉड बेस इन नॉर्थ वाइल महादेव, कैम्यूर हिल्स, मैकाल रेंज फ्रॉम ईस्टवर्ड एक्सटेंशन। मतलब आप देखो तो ये है डेक्कन प्लेट्यू। अब भाव इसका ये नॉर्थ वाला हिस्सा हो गया और ये साउथ। तो नॉर्थ में ये ज़्यादा चौड़ा है, और फिर नीचे देखते जाओगे तो इसकी चौड़ाई क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। तो नॉर्थ में आपको पता है कौन है, सतपुड़ा रेंज। और फिर इसके ईस्ट में जाओगे तो डेक्कन प्लेट्यू के ईस्ट में जाओगे तो आपको 2-3 हिल्स मिलेंगी। कौन सी, महादेव, कैमूर हिल्स और मैकाल रेंज। तो यहाँ पे देख सकते हो ईस्ट की तरफ जाओगे तो महादेव, कैमूर और मैकाल रेंज ये मिलेंगे। ये इसका ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है, मतलब ईस्ट की तरफ एक्सटेंशन है किसका, डेक्कन प्लेट्यू का। ठीक है, अच्छा डेक्कन प्लेट्यू मान लो ये अपना डेक्कन प्लेट्यू हो गया। इसका स्लोप किधर है, इसका स्लोप है इधर की तरफ, मतलब इधर हो गया वेस्ट और इधर हो गया ईस्ट। मतलब डेक्कन प्लेट्यू का जो स्लोप है वेस्ट टू ईस्ट है, इसलिए बहुत सारी रिवर्स
ओरिजिनेट कहाँ पे होती है, वेस्टर्न घाट की तरफ, मगर जाती किधर है, ईस्ट की तरफ। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेक्कन प्लेट्यू का जो स्लोप है वो किधर है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ है। इसलिए ज़्यादातर जो साउथ की रिवर्स हैं जिनको हम बोलते हैं पेनिनसुलर रिवर्स, वो वेस्ट में ओरिजिनेट होते हुए भी किधर जाती हैं, ईस्ट में जाती हैं, और कहाँ पर जाके गिर जाती हैं, बे ऑफ बंगाल। ये नेक्स्ट वाले चैप्टर में आपको काम आएगा, ठीक है। तो डेक्कन प्लेट्यू हाइयर एंड वेस्ट साइड में, मतलब ऊंचा है, और फिर धीरे धीरे इसका स्लोप घटता जाता है किधर की तरफ, ईस्ट की तरफ। एंड द एक्सटेंशन ऑफ प्लेट्यू इज ऑल्सो विजिबल इन नॉर्थ ईस्ट। अब जो अपना डेक्कन प्लेट्यू है इसका थोड़ा सा एक्सटेंशन कहाँ पर है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी है। और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इसको कई सारे नामों से जाना जाता है, मेघालय, कार्बी आंगलोंग प्लेट्यू, नॉर्थ कचार हिल्स, ठीक है। और जो वेस्ट में ध्यान देना, सॉरी नॉर्थ ईस्ट में जो मतलब इसका पार्ट है डेक्कन प्लेट्यू का, उसको मेनलैंड से, मेनलैंड मतलब इंडिया का जो मेनलैंड है उससे अलग करने में, अलग कौन करता है, इससे अलग करता है इसको छोटा नागपुर प्लेट्यू। जैसे मान लो ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया का हो गया और ये मेनलैंड हो गया, तो यहाँ पर बीच में एक फॉल्ट है। मतलब फॉल्ट क्या होता है, जब कोई प्लेट नीचे धंस जाए उसको हम क्या बोलते हैं, फॉल्ट बोलते हैं। तो कौन अलग कर रहा है इसको, छोटा नागपुर प्लेट्यू अलग कर रहा है। किसको अलग कर रहा है, ये मतलब मेघालय वाले प्लेट्यू को, उधर साइड में जो मतलब नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो प्लेट्यू है। ध्यान देना, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो प्लेट्यू है वहाँ पर वेस्ट टू ईस्ट जाओगे तो वहाँ पर आपको कुछ हिल्स मिलेंगी, गारो खासी जयंतिया। ध्यान देना, गारो खासी जयंतिया हिल्स मिलेंगी। यहाँ पे आप देखो, ये है अपना नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू। ये किसका पार्ट है, ये डेक्कन प्लेट्यू का ही पार्ट है। और छोटा नागपुर प्लेट्यू इसको अलग करता है, और बीच में तो आपको पता है बांग्लादेश आ जाता है। और यहीं पर 3 हिल्स मिलेंगी, गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, वन ऑफ द डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू इज ब्लैक सॉइल एरिया नोन एज डेक्कन ट्रैप एंड दिस इज वॉल्केनिक ओरिजिन हेंस रॉक्स आर इग्नियस। ध्यान देना, यहाँ पे एक और सबसे खास बात क्या है, डेक्कन प्लेट्यू में क्या है, बहुत ही ज़्यादा क्या पाई जाती है इस एरिया में, ब्लैक सॉइल पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इस एरिया को, ब्लैक सॉइल वाले एरिया को बोलते हैं डेक्कन ट्रैप, डेक्कन ट्रैप बोलते हैं। और ये जो है, जो ब्लैक सॉइल बनी किससे थी, अब मैंने बताया था शुरुआत में। अच्छा, डेक्कन प्लेट्यू का जो निर्माण हुआ था बहुत समय पहले, क्या हुआ था, जब हमारा हिमालय का भी निर्माण नहीं हुआ था, ठीक है, हिमालय के निर्माण से पहले ही, जब ये जो इंडिया वाली प्लेट थी गोंडवाना लैंड से अलग हुई थी, तो ये हिमालय जब मतलब ये जा रही थी यूरेशिया वाली, इसको मैं आपको बोर्ड पर समझाऊंगा किसी दिन, फिलहाल तो इतना ध्यान दो, यहाँ पर समझाना थोड़ा डिफिकल्ट है कि जो डेक्कन प्लेट्यू का निर्माण है ये हुआ कैसे था, किसी ज़माने में यहाँ पर क्या हुआ था, एक वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था, और वॉल्केनिक इरप्शन होने की वजह से उसमें से निकलता है लावा, और जब लावा कूल हो जाता है तो वो बन जाता है इग्नियस रॉक्स। फिर इन्हीं इग्नियस रॉक्स का क्या हुआ, डिसइंटीग्रेशन होने के बाद क्या बनी, ब्लैक सॉइल बनी, ठीक है। तो ध्यान देना, जो डेक्कन प्लेट्यू है ये किस प्रकार का है, ये वॉल्केनिक ओरिजिन है, मतलब यहाँ पे जो रॉक्स थी पहले वो कौन सी थी, इग्नियस रॉक्स थी, या है भी अभी भी, और इग्नियस रॉक्स के डिसइंटीग्रेशन से क्या बनी, ब्लैक सॉइल बनी। और एक चीज़ ध्यान रखना, ब्लैक सॉइल जो है इसकी वाटर को रिटेन करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब वाटर को ये रिटेन करके रखती है। साथ ही साथ में कॉटन की कल्टीवेशन के लिए, कपास की खेती के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है कौन सी सॉइल, ब्लैक सॉइल। तो साउथ में आपको ये बहुत ज़्यादा मिल जाएगी ब्लैक सॉइल, ठीक है। तो मैंने बताया ये जो रॉक्स थी, इग्नियस रॉक्स थी, इनका क्या हुआ, डिन्यूडेड। डिन्यूडेड का मतलब इनका क्या हुआ, धीरे धीरे इरोजन हुआ, और वियरिंग अवे मतलब इनका इरोजन होने के बाद धीरे धीरे कटा हुआ, जिसकी वजह से क्या बनती है, ब्लैक सॉइल बनती है। दोबारा मैं बता रहा हूँ, डेक्कन प्लेट्यू जो बना था वो कैसे बना था, यहाँ पर एक वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था, और वॉल्केनिक इरप्शन होने के बाद लावा बाहर निकला, उससे बनी आपकी इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स का फिर क्या हुआ, डिन्यूडेशन हुआ, और डिन्यूडेशन होने के बाद बहुत लंबे समय बाद क्या बनती है, ब्लैक सॉइल। इसमें बहुत समय लगता है, लाखों साल लगते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन का काम है। अब मैंने बताया था आपको कि डेक्कन प्लेट्यू के वेस्ट की साइड में, नॉर्थ वेस्टर्न साइड में आप देखोगे तो वहाँ आपको क्या दिखाई देंगी, अरावली हिल्स दिखाई देंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हो गया डेक्कन प्लेट्यू, इसके वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट साइड में देखोगे तो यहाँ पर है अरावली रेंज, अरावली माउंटेन है, ये राजस्थान में। ध्यान देना, ये अगर सपोज ये अपना राजस्थान है तो इसके राजस्थान के बीचों बीच में से क्या जा रही है, अरावली हिल जा रही है, और इसकी डायरेक्शन देखें तो ये है साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। कहाँ से कहाँ, ये साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट, मतलब इधर देखोगे तो गुजरात से दिल्ली तक एक्सटेंशन है किसका, अरावली हिल्स का, लगभग 700 मतलब 690 प्लस किलोमीटर है, मतलब इसकी लेंथ भी अगर देखी जाए तो, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई हमारी।
और जो मैं बता रहा हूँ अरावली हिल्स किधर आती हैं, वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन्स में आती हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू के, या हम कह सकते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू की वेस्टर्न साइड और नॉर्थ वेस्टर्न साइड में अरावली हिल्स हैं। ये भी बहुत ही ज़्यादा इरोडेड हिल्स हैं, इनका भी बहुत ही ज़्यादा क्या हो चुका है, इरोजन हो चुका है, और बहुत ही, तो इसलिए इनकी हाइट भी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। और इनका जो एक्सटेंशन है वो किधर से किधर तक है, गुजरात से दिल्ली तक है, या हम कह सकते हैं साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में है। ठीक है, ये अरावली, यहाँ पे देखो, इसको मैं जूम करता हूँ, ये मान लो अरावली हिल्स होगी, ये पूरा राजस्थान हो गया, यहाँ पर नीचे गुजरात, ऊपर क्या है, दिल्ली, और किधर डायरेक्शन में जा रही हैं, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जा रही हैं और हाईली इरोडेड हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बारे में। ठीक है, तो आपको मैंने बताया ये मान लो अपना डेक्कन प्लेट्यू हो गया, तो इसका वेस्ट की तरफ जो माउंटेन्स हैं, या मतलब हिल्स हैं, या माउंटेन रेंजेज हैं, या मतलब आपकी हिल्स पाई जाती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, वेस्टर्न घाट बोलते हैं, और इधर जो पाई जाती हैं उनको क्या बोलते हैं, ईस्टर्न घाट। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना, अब मैं बता देता हूँ 2-4 चीज़ें कॉमन सी, आपको कॉमन सी क्या क्या चीज़ ध्यान रखनी है। ये है अपना डेक्कन प्लेट्यू, इसकी वेस्टर्न साइड में जो माउंटेन रेंज है उसको वेस्टर्न घाट, यहाँ पर जो है वो ईस्टर्न घाट। मगर खास बात क्या है, खास बात ये कि वेस्टर्न घाट तो हैं आपके कॉन्टीन्यूअस, लगातार हैं, जबकि ईस्टर्न घाट कैसे हैं आपके, ईस्टर्न घाट हैं डिसकॉन्टीन्यूअस। और वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट यहाँ पे जाके मिलते हैं नीलगिरी हिल्स में जाके मिलते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। वेस्टर्न घाट की हाइट बहुत ज़्यादा है, ईस्टर्न घाट की हाइट जो है बहुत कम है। ठीक है, स्लोप मैंने बताया था, डेक्कन प्लेट्यू का जो स्लोप है वो किधर से किधर तक है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ है। इसलिए बहुत सारी रिवर्स, जैसे यहाँ पे दिखा रखी है गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, ये जो हैं वेस्ट से ओरिजिनेट होकर किधर जाके गिरती हैं, बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती हैं, क्योंकि अपने डेक्कन प्लेट्यू का स्लोप किधर है, ये स्लोप है ईस्ट की तरफ है। ठीक है, तो ये 4-5 पॉइंट आपको ध्यान रखने बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट मार्क द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एजेज ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है, तो मतलब ये डेक्कन प्लेट्यू हो गया, डेक्कन प्लेट्यू की वेस्ट साइड में तो है वेस्टर्न घाट और ईस्ट साइड में है ईस्टर्न घाट। अब यहाँ पे देखोगे वेस्टर्न घाट के और वेस्ट की तरफ जाओगे तो इधर अरेबियन सी है, ईस्टर्न घाट के ईस्ट की तरफ जाओगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, बे ऑफ बंगाल है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। फिर मैंने ये भी बताया था जहाँ पे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट की दोनों पहाड़ियाँ, जहाँ पे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट की दोनों पहाड़ियाँ मिलती हैं, वो वाला पॉइंट क्या है, नीलगिरी हिल्स। और नीलगिरी हिल्स की हाईएस्ट पीक है डोडा बेटा। हाईएस्ट पीक मतलब यहाँ पे आपको नीलगिरी हिल्स मिलेंगी, और नीलगिरी हिल्स की जो हाईएस्ट पीक है, नीलगिरी हिल्स में जो सबसे ऊंची चोटी है वो है डोडा बेटा। और यहाँ पर कौन कौन मिलता है, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट मिलते हैं। वेस्टर्न घाट के बारे में 2-4 पॉइंट और एक्स्ट्रा जानते हैं। तो मैंने बताया वेस्टर्न घाट ये पैरेलल हैं किसके, वेस्टर्न कोस्ट के। आपको यहाँ पे दिखाई देगा, देखो ये जो हो गया कोस्ट, ये कौन सा हो गया, वेस्टर्न कोस्ट, और ये वाला जो कोस्ट है ये कौन सा हो गया, ईस्टर्न कोस्ट। तो वेस्टर्न कोस्ट के पैरेलल में क्या है, वेस्टर्न घाट, और ईस्टर्न कोस्ट के पैरेलल में क्या है, ईस्टर्न घाट। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। मैंने बताया था वेस्टर्न घाट कैसे हैं, कॉन्टीन्यूअस हैं, लगातार हैं, और अगर इनको क्रॉस करना है तो बीच में कुछ पास पाए जाते हैं। पास क्या होते हैं, कुछ नेविगेबल रूट होते हैं जहाँ से आप क्रॉस कर सकते हो माउंटेन्स को। ठीक है, तो यहाँ पर जो पास पाए जाते हैं, 2-3 पास के आपको नाम याद रखने, थालघाट, बोरघाट, पालघाट। थालघाट, बोरघाट, पालघाट ये कहाँ पर पाए जाते हैं, वेस्टर्न घाट वाले रीजन में पाए जाते हैं। और ये क्या है, पासेस हैं। और पासेस क्या होते हैं, जैसे मान लो ये माउंटेन्स हैं, ये मान लो 2 माउंटेन के बीच में एक छोटा सा सकरी सी मतलब रास्ता हो गया, वो रास्ता जहाँ से आप मतलब जा सको, उसको हम क्या बोलेंगे, पास। फिर मैंने बताया था आपको रिसेंटली कि वेस्टर्न घाट की जो हाइट है वो ज़्यादा है, वेस्टर्न घाट ऊंचे हैं कंपेयर टू ईस्टर्न घाट। और वेस्टर्न घाट की अगर ऊंचाई देखें, एवरेज एलिवेशन देखें, एलिवेशन मतलब उसकी ऊंचाई वो कितनी है, 900 से 1600 मीटर के बीच में इनका एवरेज एलिवेशन है। यहाँ पर जो बरसात होती है वो होती है ओरोग्राफिक रेनफॉल। ध्यान देना, मैं इसको अभी डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा। यहाँ पर जो रेनफॉल होती है वो होती है ओरोग्राफिक रेनफॉल। और यहाँ पर जो मानसून आता है वो कौन सा मानसून आता है, साउथ वेस्ट मानसून से क्या होती है, यहाँ पर बरसात होती है। साउथ वेस्ट मानसून को हम नेक्स्ट वाले चैप्टर में अच्छी तरह से समझेंगे, नेक्स्ट टू नेक्स्ट में क्लाइमेट वाले में। फिलहाल इतना ध्यान रखना कि वेस्टर्न घाट से टकरा कर यहाँ पे जो बरसात होती है दैट इज ओरोग्राफिक रेनफॉल। ठीक है, और फेसिंग द रेन बियरिंग मोस्ट विंड टू राइज अलोंग द वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट। इसको ऐसे समझोगे आप, ये देखो, ये मान लो वेस्टर्न घाट हैं, क्या है, वेस्टर्न घाट। अब मान लो समुद्र से यहाँ से विंड आई, ओशियन से क्या आ रही हैं, विंड आ रही हैं, और विंड अपने साथ मॉइस्चर लेके आ रही हैं। ये माउंटेन से टकराती हैं या वेस्टर्न घाट से टकराती हैं, और टकराने के बाद ऊपर उठ जाती हैं, और ऊपर उठ के क्या बना देते हैं, ये क्लाउड्स बन जाते हैं, और फिर यहीं पर ये क्या कर देती हैं, बरसात कर देती हैं। ठीक है, तो ओरोग्राफिक रेनफॉल का मतलब क्या होता है, अगर बरसात किसकी वजह से हो रही है, ओरो मतलब माउंटेन की वजह से हो रही है। किसकी वजह से हो रही है, माउंटेन। मान लो विंड आ रही है और अपने साथ मॉइस्चर लेके आ रही हैं, और ये किससे टकरा जाती हैं,
माउंटेन से टकरा जाती हैं तो विंड टकराने के बाद ऊपर जाएंगे और ऊपर क्या बना देंगी, ये बना देती हैं क्लाउड्स बना देती हैं, और क्लाउड्स फिर क्या होते हैं, प्रेसिपिटेट मतलब बरसात कर देते हैं। ठीक है, अच्छा 2 टर्म और याद रखने। अब मान लो विंड इधर टकराई और क्लाउड्स यहाँ पे बने और बरसात यहाँ पे हो रही हो, तो आप इधर देखो तो इधर तो बरसात हो ही नहीं रही। तो माउंटेन की जिस साइड में विंड टकराती है उस साइड को हम बोलते हैं विंडवर्ड साइड, विंडवर्ड साइड। और बरसात भी किधर होती है, विंडवर्ड साइड में। विंडवर्ड साइड कौन सी होती है, माउंटेन की वो साइड होती है जो विंड को फेस कर रही है। और माउंटेन की अपोजिट साइड, इसकी जो ये वाली साइड कौन सी हो जाएगी, अपोजिट साइड, इसको हम बोलते हैं लीवर्ड साइड, या इसको हम बोलते हैं रेन शेडो रीजन। रेन शेडो रीजन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इधर बरसात ही नहीं हो रही, बरसात किधर हो रही है, बरसात इधर हो रही है। तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि आपने मैं बता दूं, वेस्टर्न घाट की जो वेस्टर्न साइड है यहाँ तो अच्छी बरसात होती है, मगर वेस्टर्न घाट के ईस्टर्न साइड में बरसात नहीं होती। कारण क्या है, ये ओरोग्राफिक रेनफॉल यहीं पर हो जाती है, क्योंकि ये किधर पड़ जाता है, लीवर्ड साइड। तो जब भी आप पढ़ो रेन शेडो रीजन तो समझ जाना है रेन शेडो रीजन के अपोजिट साइड में क्या हो रही है, बरसात हो रही है। और अपोजिट साइड को हम क्या बोलते हैं, रेन शेडो रीजन को और विंडवार्ड साइड बोलते हैं। तो यहाँ पे और एक और डायग्राम दे सकते हो, जैसे ये मॉइस्ट विंड आती है, माउंटेन से टकराती हैं और यहाँ पर क्लाउड बनते हैं, क्लाउड बनने के बाद ये प्रेसिपिटेशन करते हैं और यहाँ पर बरसात होती है। तो यहाँ पर तो आपको बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी मिलेगी, ग्रीनरी मिलेगी। मगर दूसरी साइड में अब ये विंड क्या है, मॉइस्चर जो है, मॉइस्चर से बरसात हो जाएगी। अब विंड में मॉइस्चर खत्म हो जाएगी, कम रह जाएगी। फिर ये इधर आती है विंड, तो इधर आती हैं तो इनका जो मॉइस्चर है वो खत्म हो जाता है, कम रह जाता है। तो इधर वाली साइड में क्या है, बरसात नहीं हो पाती। तो माउंटेन की ये वाली साइड कहलाता है रेन शेडो रीजन, और ये वाली साइड कौन सी कहलाती है, विंडवर्ड, और इसको हम लीवार्ड साइड भी बोलते हैं। वेस्टर्न घाट में कुछ हाईएस्ट पीक्स पाई जाती हैं, ऊंची ऊंची चोटियां पाई जाती हैं। तो एक तो ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी, जिसकी हाइट है 2695 मीटर, और दूसरी है डोडा बेटा 2637 मीटर। वेस्टर्न घाट में कुछ फेमस हिल स्टेशंस पाए जाते हैं। हिल स्टेशंस मतलब जहाँ पे हम घूमने जाते हैं और थोड़ा अच्छा फील करते हैं। ठीक है, तो कई सारे यहाँ पे हिल स्टेशंस हैं। एक तो मैंने पर्सनली विजिट किया है, जिसका नाम है ऊटी। ऊटी में मैं पर्सनली जाके आ चुका हूँ, तो आपको मौका मिले तो आप भी जाना, बहुत ही शानदार जगह है। तो ऊटी को दूसरा नाम है उदग मंडलम। ऊटी का दूसरा नाम क्या है, उदग मंडलम है, मगर इसका शॉर्ट में इसको हम क्या बोलते हैं, ऊटी बोलते हैं। ठीक है, तो अंग्रेजों ने इसका नाम चेंज कर दिया था, ऊटी कर दिया, इसको बोलने में तकलीफ होती थी। ठीक है, तो ऊटी का दूसरा नाम क्या है, उदग मंडलम, और यहाँ पर ऊटी हिल स्टेशन है। बहुत सारी मूवीज यहाँ पर रिकॉर्ड हुई हैं, बहुत शानदार जगह है। दूसरा है यहाँ पे कोडाई कनाल। तो ये 2 हिल स्टेशन हैं यहाँ पे वेस्टर्न घाट पर। ठीक है, और बहुत ही शानदार जगह है, मस्त जगह है, घूमने लायक जगह है, तो मज़ा आएगा। अब बात करेंगे हम ईस्टर्न घाट के बारे में। तो ये वाली साइड कौन सी हो गई, ईस्टर्न घाट हो गई। ईस्टर्न घाट की हाइट कम है, डिसकॉन्टीन्यूअस है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ईस्टर्न घाट किधर की तरफ है, ये महानदी वैली से नीलगिरी तक, मतलब ईस्टर्न घाट के ऊपर कौन सा है, महानदी रिवर है, यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे और नीचे कहाँ तक, नीलगिरी हिल्स तक ये इसका स्ट्रेच है। मतलब इतनी लेंथ में फैली हुई है कौन, ईस्टर्न घाट फैले हुए हैं। ईस्टर्न घाट डिसकॉन्टीन्यूअस हैं, लगातार नहीं है, इर्रेगुलर हैं, और डिसेक्टेड बाय द रिवर्स। डिसेक्टेड मतलब ईस्टर्न घाट को बीच बीच में से कट कर दिया है। किसने कट कर दिया है, रिवर्स ने कट कर दिया। और रिवर्स कहाँ पे जाके गिर जाती हैं, रिवर्स जाके गिर जाती हैं बे ऑफ बंगाल में। जैसे यहाँ पे गोदावरी आ रही है, महानदी आ रही है, ये कावेरी, कृष्णा, तो बीच बीच में रिवर्स ने क्या कर रखा है, इसको डिसेक्टेड कर रखा है, काट रखा है। और फिर मैंने बताया था रिवर्स इधर ही जाके क्यों गिरती हैं, रिवर्स इसलिए जाके गिरती हैं क्योंकि जो डेक्कन प्लेट्यू उसका जो स्लोप है वो किधर की तरफ है, वो है हमारे ईस्टर्न घाट की तरफ, या फिर हम कह सकते हैं ईस्ट की तरफ स्लोप है। रिवर्स बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती हैं। इसका एवरेज एलिवेशन है, एवरेज जो ऊंचाई है वो कितनी है, 600 मीटर है, 600 मीटर है। और एक चीज़ और ध्यान रखना, जैसे जैसे आप नॉर्थ से साउथ जाओगे, जैसे जैसे आप नॉर्थ से साउथ जाओगे वेस्टर्न घाट में, यहाँ पे ये पॉइंट मुझे वहाँ देखना चाहिए था पर कोई बात नहीं। वेस्टर्न घाट में एक चीज़ ध्यान रखना, ऊपर से जब नीचे आओगे, नॉर्थ से साउथ जाओगे तो हाइट क्या बढ़ जाएगी, हाइट उसकी बढ़ जाएगी। वेस्टर्न घाट की घाट है उनकी हाइट बढ़ जाएगी। अच्छा, ईस्टर्न घाट में जो हाईएस्ट पीक है, सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम है महेंद्रगिरी, जिसकी हाइट है 1505 मीटर। ठीक है, जो कि कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। यहाँ पर भी कुछ हिल्स हैं, श्रेबॉय हिल्स, जावड़ी हिल्स, ये कहाँ पर है, ईस्टर्न घाट में। तो यहाँ पर हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू वाला टॉपिक फिनिश हुआ। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होंगी, और आप हमारा टेलीग्राम चैनल लकी एजुकेशन ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर आपको आने वाले जितने भी वीडियो जिनकी नोटिफिकेशंस एज वेल एज स्टडी मटेरियल टाइम टू टाइम यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।